प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं और इस टॉपिक का नाम है एसिडिक स्ट्रेंथ इन ट्राईहेलोमीथेन। ट्राईहेलोमीथेन किसको कहते हैं? जब कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एटम और 3 हैलोजन एटम जुड़े होते हैं तो ऐसे कंपाउंड को ट्राईहेलोमीथेन कहते हैं। याद रखिएगा, ये ट्राईहेलोमीथेन ये कंपाउंड कौन से हो सकते हैं? ये CH3F हो सकता है, जिसको CHF3 हो सकता है, जिसको ट्राईफ्लोरोमीथेन कह सकते हैं। CHCl3 होता है, जिसको ट्राईक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म भी कहा जाता है। इसी तरीके से CHBr3 ट्राईब्रोमोमीथेन और CHI3 ट्राईआयोडोमीथेन होते हैं। अगर इनमें हम लोग हैलोजन की बात करते हैं तो हैलोजन्स में अगर सिर्फ हैलोजन की प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें देखेंगे फ्लोरीन में स्ट्रॉन्गेस्ट -I इफेक्ट है, सबसे स्ट्रॉन्गर इसी में है। फिर क्लोरीन में अगर हम लोग देखें तो इसको कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्गर -I इफेक्ट इसमें प्रेजेंट है, यानी कि फ्लोरीन के कंपेयर में थोड़ा सा वीक है। ब्रोमीन की बात करता हूं तो ब्रोमीन में -I इफेक्ट इसके कंपेयर में वीक है। इसको मैं कहूं तो क्या कर सकता हूं कि गुड -I इफेक्ट कह सकता हूं, या कह सकता हूं कि क्लोरीन के कंपेयर में कंपेरेटिवली वीकर होता है। और मैं आयोडीन की अगर बात करता हूं तो इसमें वीकर -I इफेक्ट पाया जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब एक दूसरा भी जो तक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पर, ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट है पोलराइजेबिलिटी है। और किसके पोलराइजेबिलिटी की बात हम लोग करेंगे? हैलोजन एटम्स के पोलराइजेबिलिटी की बात करेंगे। पोलराइजेबिलिटी क्या होता है? ये किसी भी एनायन के अंदर वो टेंडेंसी होती है कि अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को कितनी आसानी से डिस्पर्स कर सकता है, किसी को दे सकता है। फजान रूल में आपने पढ़ा हुआ है। इसी टेंडेंसी को पोलराइजेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। तो पोलराइजेबिलिटी का जो है सीधे सीधे रिलेशन क्या होता है? हैलोजन एटम के साइज से इन्वर्स रिलेशनशिप होगा। अगर हैलोजन एटम का साइज छोटा है तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे पोलराइजेबिलिटी कम होगा, और अगर हैलोजन एटम का साइज बड़ा है तो पोलराइजेबिलिटी जितना बड़ा होगा, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसके केस में, फ्लोरीन के केस में पोलराइजेबिलिटी सबसे कम है। ये मैं इसको कहूँगा लिस्ट पोलराइजेबिलिटी है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें क्लोरीन में पोलराइजेबिलिटी जो है फ्लोरीन के कंपेयर में थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम लोग लिस्ट नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कंपेरेटिवली लेसर कहेंगे। फिर यहाँ पर ब्रोमीन के केस में देखते हैं तो ब्रोमीन के केस में जो पोलराइजेबिलिटी होगा वो क्लोरीन से बड़ा होगा, क्योंकि ब्रोमीन एटम का साइज बड़ा होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या कह सकते हैं? ये बिगर कह सकते हैं या हायर कह सकते हैं। और आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है तो इसमें पोलराइजेबिलिटी की टेंडेंसी सबसे हाईएस्ट होगी। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि इसमें बिगेस्ट टेंडेंसी है, या इसी को हाईएस्ट टेंडेंसी भी हम लोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करता है, और वो है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। और कंजुगेट बेस यहाँ पर जब इसको हम लोग आयोनाइज करेंगे तो आयोनाइज करने से कंजुगेट बेस हमारा क्या बनेगा? अगर मैं इसको आयोनाइज कर देता हूं तो यहाँ पे देखिए ये H+ बाहर निकल गया, और जो CH3- हुआ, इस CH3- को ही कंजुगेट बेस कहा जाता है। तो कंजुगेट बेस का मतलब होता है CH3 जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है इससे है। अब देखिए कंजुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी किस बात पे डिपेंड करेगा कि जो कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज है वो कितनी आसानी के साथ डीलोकलाइज हो पा रहा है, मतलब इधर उधर जो डिस्पर्स हो पा रहा है। अब ये डिस्पर्सन किस बात पर डिपेंड करेगा कि जो इससे हैलोजन एटम है, या हैलोजन एटम के साइज जितना बड़ा होगा उतनी आसानी के साथ ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज कर पाएगा, तब फिर तक कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, समझते हैं, तो यहाँ पर फ्लोरीन एटम का साइज सबसे छोटा है, तो यहाँ पर जो कंजुगेट बेस होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, ये लिस्ट स्टेबिलिटी होगी।
इसके कंपेयर में अगर CaCl3 की बात करूं तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो हम लोग लिस्ट से जो तो ज़्यादा बड़ा जो तक क्या होगा, इसको हम लोग लेसर कह सकते हैं। ये देखिए लेसर, या थोड़ा सा जो तक बिगर कह सकते हैं। इसके कंपेयर में अगर हम लोग देखें तो CHBr3 जो तक ब्रोमीन का देखिए साइज और बड़ा हो गया, तो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी यहाँ पे और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ये देखिए ये हायर कह सकते हैं या बिगर कह सकते हैं। और फिर CHI3 के केस में कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, इसको हम लोग हाईएस्ट कह सकते हैं, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, बिगेस्ट कह सकते हैं। अब अगर इस कॉन्सेप्ट के बेस पर देखते हैं तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा ये पूरा जो था तीनों इफेक्ट है, यानी कि जो था क्या तीनों इफेक्ट है, तीनों इफेक्ट जो तो देखिए हेलोजन एटम के साइज माइनस आई इफेक्ट, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा पोलाइजेबिलिटी है, और तीसरा जो था स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस है। ये तीनों को मिलाकर जो था यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट काम करता है, केवल माइनस आई इफेक्ट काम नहीं करता है, याद रखिएगा। तो जब इस ट्रेंड को हम लोग देखते हैं तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका है, CHI3 का है। इससे कम किसका होगा, CHBr3 का होगा। इससे कम किसका होगा, CaCl3 का। और सबसे कम किसका होगा, CHF3 का होगा। तो ये क्या हुआ, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। अब अगर इसी तरीके से मैं कंजुगेट बेस की जो है स्टेबिलिटी या उसके स्ट्रेंथ की बात करता हूं, तो कंजुगेट बेस का आप क्या देखेंगे, कंजुगेट बेस में जो CF3 माइनस है, इसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा इस कंजुगेट बेस का। इसके बाद तक किसका होगा, CCl3 माइनस का होगा। इससे जो है कम किसका होगा, CBr3 माइनस का होगा। और इससे भी कम, सबसे कम किसका होगा, CI3 माइनस इस कंजुगेट बेस का होगा। तो ये जो मैंने आपको ऑर्डर बताया है, ये ऑर्डर क्या मैंने जो बताया हुआ है, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस का स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया हुआ है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, Ka वैल्यू पर डिपेंड करता है, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। और इसका pKa के साथ कैसा रिलेशन होता है, ये इनवर्सली रिलेशनशिप होता है। यानी कि अगर pKa वैल्यू जितनी बड़ी होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा, और pKa वैल्यू जितनी छोटी होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही अधिक होगा। अगर इस बेसिस पर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए जो CHI3 है, CHI3 का pKa वैल्यू सबसे कम होता है। इसकी pKa वैल्यू लगभग तक कितनी होती है, 11 के आसपास होती है। CHBr3 की जो pKa वैल्यू होती है, ये लगभग तक 13 के आसपास होती है। इसी तरीके से CaCl3 की अगर हम लोग pKa वैल्यू की बात करते हैं तो ये pKa वैल्यू लगभग 16 के आसपास होती है। जबकि CHF3 की pKa वैल्यू की बात करते हैं तो ये pKa वैल्यू लगभग 25 से थोड़ा ज़्यादा ही होता है, लगभग 28 के आसपास होती है। तो आपने देखा कि pKa वैल्यू के बेस पर भी हम लोग को पता चल गया, लेकिन pKa वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। और ये सारे कॉन्सेप्ट जब आप लगा लेंगे, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट, माइनस आई इफेक्ट का, पोलाइजेबिलिटी का, और स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस का, तो इन तीनों का मिला जुला इफेक्ट होता है, जिसके बेस पर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया, आपने एंजॉय किया। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल द ऑर्बिटल ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।